प्यारे बच्चों, आज हम हाई स्कूल गणित में अध्याय 7 निर्देशांक ज्यामिति के प्रश्नों को हल करेंगे। तो यदि चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और मित्रों तक शेयर अवश्य कीजिए। तो सबसे पहले इसमें हम निर्देशांक ज्यामिति पर आधारित जो कक्षा 9 में बिल्कुल बेस ज्ञान प्राप्त किया है उसको एक बार रिपीट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम चतुर्थांश को जानेंगे। तो देख रहे हैं कक्षा 9 में हमने पढ़ा है 4 चतुर्थांश होते हैं। जैसे आप देख रहे हैं एक्स अक्ष और वाई अक्ष, ये हमारा एक्स अक्ष की धन दिशा और एक्स अक्ष की ऋण दिशा, ऊपर की ओर वाई अक्ष की धन दिशा जबकि नीचे की ओर वाई अक्ष की ऋण दिशा होती है। इसके आधार पर देख रहे हैं एक्स अक्ष की धन दिशा है, इस डायरेक्शन में एक्स अक्ष के जो मान होंगे वो धनात्मक होंगे। ये वाई अक्ष की धन दिशा है, ऊपर की ओर जो भी मान होंगे वो वाई के मान धनात्मक होंगे। एक्स अक्ष की ऋण दिशा है, तो इस डायरेक्शन में ली गई मापें सब निगेटिव होंगी और ये वाई अक्ष की ऋणात्मक दिशा होती है। इस दिशा में मापी गई जितनी भी मापें होंगी वो निगेटिव होंगी और दोनों अक्षों का प्रतिच्छेद बिंदु मूल बिंदु कहलाता है, जिसे हम ओ से प्रदर्शित करते हैं। मूल बिंदु अर्थात अंग्रेजी में ओरिजिन कहा गया है। तो देख रहे हैं एक्स अक्ष की धन दिशा है। हमेशा कोई बिंदु लिखने में पहले हम एक्स का मान लिखेंगे, उसके बाद वाई का मान। तो देख रहे हैं पहले चतुर्थांश में ये हमारा पहला चतुर्थांश है, ये दूसरा चतुर्थांश है और ये तीसरा चतुर्थांश है। इसी क्रम में देखें तो ये चौथा चतुर्थांश होता है। तो इस प्रकार से 4 चतुर्थांश होते हैं और इसमें देख रहे हैं पहले चतुर्थांश में देखें तो चूंकि एक्स का मान प्लस में होगा तो बिंदु में भुज, एक्स के मान को हम भुज कहते हैं और वाई के मान को कोटि कहते हैं। तो पहले चतुर्थांश में देख रहे हैं दोनों धनात्मक होते हैं। इसके बाद यदि हम दूसरे चतुर्थांश में देखें तो देख रहे हैं यहाँ भुज का मान निगेटिव अर्थात एक्स का मान निगेटिव रखेंगे और वाई का मान पॉजिटिव। तो दूसरे चतुर्थांश में किसी बिंदु का जो चिन्ह होता है वो माइनस प्लस के रूप में होगा। अब यदि हम तीसरे चतुर्थांश को देखें तो देख रहे हैं इसमें भुज भी माइनस में, कोटि भी माइनस में, इसलिए तीसरे चतुर्थांश का चिन्ह माइनस माइनस होता है। और चौथे चतुर्थांश को यदि हम देखें तो चौथे में देख रहे हैं भुज एक्स का मान प्लस में और कोटि वाई का मान माइनस में। तो चौथे चतुर्थांश में किसी भी बिंदु का चिन्ह प्लस माइनस के रूप में होता है। इस प्रकार से हम कोई भी चिन्ह देख करके बिंदु में ये जान सकते हैं कि यह बिंदु किस चतुर्थांश में स्थित है। नंबर 2, एक्स अक्ष पर कोई भी बिंदु होगा तो एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु में कोटि का मान सदैव 0 होगा, इस बात का ध्यान देना है। अगर बिंदु एक्स अक्ष पर है तो एक्स अक्ष पर कोटि वाई का मान सदैव 0 होगा, कोटि बराबर 0 होगी। और वाई अक्ष पर अगर इस वाई अक्ष पर कहीं पर भी कोई बिंदु स्थित है तो ध्यान रहे वाई अक्ष पर स्थित किसी भी बिंदु की जो भुज का मान होगा वो सदैव 0 होगा। तो इस बात का ध्यान देना है। और मूल बिंदु में भुज कोटि दोनों 0 0 होते हैं। तो ये कक्षा 9 में आपने इसका अध्ययन अच्छी प्रकार से कर लिया है। अब यहाँ पर हम कक्षा 10 से रिलेटेड सबसे पहले फार्मूले को देखेंगे, फिर उन फार्मूलों पर आधारित प्रश्नावली के प्रश्नों को हल करेंगे। तो कक्षा 10 में सबसे पहली जो शुरुआत है वो दूरी फार्मूला है। तो दूरी फार्मूले पर आधारित एक प्रश्न यूपी बोर्ड में निश्चित रूप से पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम इस दूरी सूत्र को समझेंगे कि दूरी सूत्र कैसे आया हुआ है, तत्पश्चात इस फार्मूले से संबंधित फिर प्रश्नों को हल करेंगे। देखिए, दूरी सूत्र ज्ञात करने के लिए हम देख रहे हैं चित्र में एक्स अक्ष, वाई अक्ष
और दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु O मूल बिंदु है। देख रहे हैं A और B दो बिंदु हैं, इन्हीं दोनों बिंदुओं के बीच की हमको दूरी ज्ञात करना है। तो इसके लिए देख रहे हैं बिंदु A का निर्देशांक x1 y1 है। तो x1 y1 होने का मतलब है कि बिंदु A की जो देख रहे हैं, अगर हम इस डिस्टेंस की बात करें तो ये x1 होगी और y अक्ष में ये दूरी y1 के बराबर होगी। तो अगर इस दूरी को हम दिखाएं तो देख रहे हैं इस दूरी को यदि हम देखें तो ये दूरी ये x1 होगी और ये दूरी y1 होगी। इसी प्रकार बिंदु x2 y2 दिया है और इस दूरी को भी यदि हम देखें तो देख रहे हैं मूल बिंदु से x अक्ष पर जो दूरी मिलेगी तो ये दूरी x2 होगी। देख रहे हैं इस दूरी का मान x2 होगा और जबकि यहाँ से लेकर के ये दूरी पूरी y2 के बराबर होगी। देख रहे हैं ये दूरी पूरी y2 के बराबर मिलेगी और A से यदि हम x अक्ष के समांतर रेखा खींच दें तो मान लीजिए इस रेखा को C बिंदु पर काटती है और यहाँ पर भी नाम हम कुछ भी दे सकते हैं यम और यन। आप देख रहे हैं ये दूरी x1 है, ये y1 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी x2 है और यहाँ से लेकर यानी B से लेकर यन तक की दूरी y2 है। अब अगर हम दूरी AC का मान निकालें, क्योंकि देख रहे हैं पूरी दूरी x2 है और इसमें से यदि हम ये दूरी को घटा दें तो फिर ये M और N के बीच की दूरी मिल जाएगी और यही बराबर AC की होगी। तो ये दूरी AC बराबर मिलेगी x2 माइनस x1। इसी प्रकार से आप देख रहे हैं हमको दूरी BC का मान निकालना है। दूरी BC के लिए BN से हम CN को घटा देंगे और CN देख रहे हैं इस AM यानी y1 के बराबर है। तो BC की माप मिल जाएगी y2 माइनस y1। देख रहे हैं ये दूरी आ जाएगी y2 माइनस y1। अब देख रहे हैं ये हमारा समकोण त्रिभुज है। तो इस समकोण त्रिभुज में यदि हम पाइथागोरस की प्रमेय लगा दें तो फिर कर्ण AB अर्थात दोनों बिंदुओं A और B के बीच की दूरी निकल आएगी। आप देख रहे हैं इस समकोण त्रिभुज ACB में हम देखें समकोण त्रिभुज ACB में देख रहे पाइथागोरस की प्रमेय लगाएंगे, कर्ण AB है तो AB का स्क्वायर बराबर बनेगा देख रहे हैं AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब इनका हम मान रख देते हैं। AC देख रहे हैं x2 माइनस x1 है तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस BC देख रहे हैं y2 माइनस y1 आई है तो y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो इस प्रकार से देख रहे हैं दो बिंदुओं के बीच की दूरी के वर्ग का मान मिला है। और अब यदि हम दो बिंदुओं के बीच की दूरी AB बराबर लिखें तो दोनों ओर का वर्गमूल हो जाएगा। तो AB बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देख रहे हैं यही दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला होता है और इस फार्मूले से रिलेटेड आपको एक प्रश्न निश्चित रूप से यूपी बोर्ड में देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले इस फार्मूले से रिलेटेड हम प्रश्नों को हल करेंगे, इसके बाद फिर आगे के फार्मूलों को देखेंगे। तो सबसे पहले हम प्रश्नावली 7.1 के दो बिंदु के बीच की दूरी निकालने से संबंधित प्रश्नों को पढ़ेंगे। तो हम देखते हैं प्रश्नावली 7.1 के प्रश्नों को। देखिए प्रश्नावली 7.1 का पहला प्रश्न दिया है। देखिए ऐसे प्रश्न ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के रूप में काफ़ी एग्जाम में पूछे जाते हैं। दिया है यदि बिंदु A के निर्देशांक -5, 7 हैं तो वह बिंदु किस चतुर्थांश में स्थित होगा। हमने बताया था किसी बिंदु की पहचान उसके चिन्ह के आधार पर देते हैं कि वह बिंदु किस चतुर्थांश में स्थित होगा। तो देख रहे हैं यहाँ पर भुज नेगेटिव और कोटि पॉजिटिव है तो माइनस प्लस ये द्वितीय चतुर्थांश में होता है।
तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि बिंदु -5, 7 ये द्वितीय चतुर्थांश में स्थित होगा। दूसरे प्रश्न में यदि बिंदु P के निर्देशांक 3, -9 हैं तो वह बिंदु किस चतुर्थांश में है। यहाँ पर देख रहे हैं भुज पॉजिटिव कोटि निगेटिव है और प्लस माइनस ये हमारा चौथे चतुर्थांश में होता है। तो बिंदु 3, -9 ये चौथे चतुर्थांश में स्थित है। इसके बाद फिर देख रहे हैं तीसरा प्रश्न है कार्तीय तल पर निम्नलिखित बिंदु किस चतुर्थांश में है। तो इन सारे बिंदुओं को भी हमको बताना है कि ये सब किस चतुर्थांश में स्थित हैं। जिसमें पहला बिंदु 2, 2 देख रहे हैं दोनों प्लस में है, पहले चतुर्थांश में होगा। दूसरे में भी भुज कोटि दोनों प्लस में है, तो ये हमारा भी पहले चतुर्थांश में होगा। तीसरे में देख रहे हैं -3, 5 यानी माइनस प्लस और माइनस प्लस दूसरे चतुर्थांश की पहचान होती है। अगले में भी देख रहे हैं माइनस प्लस का चिन्ह दिया है, तो ये भी हमारा दूसरे चतुर्थांश में ही स्थित होगा। फिर देख रहे हैं अगला 2, 6 दोनों पॉजिटिव हैं, तो ये पहले चतुर्थांश में होगा। फिर देख रहे हैं दोनों निगेटिव हैं, दोनों निगेटिव ये चिन्ह तीसरे चतुर्थांश का होता है। -2, -5 ये तीसरे चतुर्थांश में होगा। -3, -7 में भी देख रहे हैं दोनों निगेटिव हैं, तीसरा चतुर्थांश होगा। 4, 4 दोनों पॉजिटिव हैं, पहला चतुर्थांश। और 3, -8 प्लस माइनस जानते हैं चौथे में होता है, यह बिंदु चौथे चतुर्थांश में होगा। चौथे में कह रहा वाई अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का भुज क्या होगा। हम जानते हैं वाई अक्ष पर स्थित कोई भी बिंदु हो उसका भुज सदैव शून्य होता है, तो वाई अक्ष पर स्थित बिंदु का भुज शून्य होगा। पांचवा है उस बिंदु की कोटि क्या होगी जो एक्स अक्ष पर स्थित है। तो एक्स अक्ष पर स्थित किसी भी बिंदु की कोटि सदैव शून्य के बराबर होती है, तो इसमें उत्तर शून्य होगा। छठा है यदि कोई बिंदु कह रहा वाई अक्ष पर हो तो उसका कौन सा निर्देशांक ज्ञात है। देखिए कह रहा यदि कोई बिंदु वाई अक्ष पर है तो वाई अक्ष में हम जानते हैं भुज 0 होता है, तो उसका कौन सा निर्देशांक यानी भुज हमको ज्ञात है, भुज का मान 0 होगा। सातवां है क्या कोई बिंदु ऐसा हो सकता है जो एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों पर हो, उसे क्या कहते हैं और उसके निर्देशांक क्या। तो देख रहे हैं क्या कोई बिंदु ऐसा हो सकता है जो एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों पर हो। तो देख रहे हैं ऐसा बिंदु दोनों अक्षों का कटान बिंदु होता है जिसे हम मूल बिंदु कहते हैं और उसके निर्देशांक 0, 0 होते हैं। अब देख रहे हैं प्रश्न नंबर 8 में निम्न बिंदु युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। तो देख रहे हैं प्रश्न 8 में दो बिंदुओं के बीच की दूरियां पूछा है। 9 में भी निम्नलिखित बिंदु युग्मों के बीच की दूरियां ही निकालनी है और 10वां प्रश्न जो हमारा दिया है इसमें भी बीच की दूरी ही निकालना है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं प्रश्न नंबर 8, 9, 10 ये तीनों दो बिंदुओं के बीच की दूरियां निकालने के लिए हैं। जहां पर देख रहे हैं प्रश्न नंबर 9 ये हमारा एनसीईआरटी एक्सरसाइज से लिया गया है और देख रहे हैं इसका फर्स्ट पार्ट 2024 HV/HY 25 के BV, BX, BY मतलब कई सारे सेटों में पूछा गया है। सेकंड भी 2025 में आया है और थर्ड देख रहे हैं 2023 के 2 सेट में आया हुआ है। तो चूंकि लगाने का मेथड सभी में एक समान है, हम प्रश्न संख्या 9 को हल करके देखते हैं। तो देखते हैं प्रश्न नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, फर्स्ट में पहला बिंदु 2, 3, दूसरा बिंदु 4, 1। पहले बिंदु को मान लेते हैं x1, y1 के रूप में और दूसरे बिंदु को x2, y2 के रूप में। इस प्रकार से हम जानते हैं दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला होता है। दूरी को यदि हम d से प्रकट करें तो d बराबर फार्मूला हमने पढ़ा है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। देखें इस फार्मूले में हमको मान रख देना है बराबर √ देख रहे हैं x2 4 के बराबर है माइनस x1 2 के बराबर है, 4 - 2 का होल स्क्वायर प्लस देख रहे y2 1 के बराबर है माइनस y1 3 के बराबर है।
1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब इसको हम सरल करेंगे, सरल करने पर देख रहे हैं 4 माइनस 2 यानी 2, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 माइनस 3 माइनस 2 और माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे 4 मिल जाएगा। और 4 प्लस 4 देख रहे हैं अंडर रूट 8, अंडर रूट 8 का मतलब 4 गुणे 2, जिसमें देख रहे हैं 4 का वर्गमूल 2 बाहर कर सकते हैं, तो 2 रूट 2 इकाई यही दिए हुए इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी होगी। तो ये हमारे इस 90 के फर्स्ट पार्ट का आंसर होगा। इसके बाद हम देखते हैं सेकंड पार्ट को। देखिए सेकंड पार्ट में -5, 7 और -1, 3 ये दो बिंदु दिए हैं, इनके बीच की दूरी हमको ज्ञात करना है और ये प्रश्न भी 2025 में आया हुआ है। तो कुल मिलाकर ये सारे प्रश्न यूपी बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं और आपको इनमें से एक प्रश्न अवश्य 2026 की परीक्षा में देखने को मिलेगा। तो इसमें भी देख रहे हैं पहले बिंदु को हम x1 y1 और दूसरे को x2 y2 के रूप में मान लेते हैं। अब हम दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला जानते हैं। दो बिंदु के बीच की दूरी d बराबर होता है अंडर रूट देख रहे हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब इस फार्मूले में हम मान रख दें, तो देख रहे हैं इस फार्मूले में यदि हम मान रखें अंडर रूट x2 देख रहे हैं -1 है माइनस x1 -5 ये माइनस में रखेंगे तो माइनस माइनस देख रहे हैं प्लस बन जाएगा, तो -1 + 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 देख रहे हैं 3 है माइनस y1 7 है 3 - 7 का होल स्क्वायर। अब इसको हम सरल करेंगे, सरल करने पर देख रहे हैं 5 - 1 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 - 7 -4 का स्क्वायर भी 16 में 16 जोड़ेंगे 32 और 32 का देख रहे हैं यदि हम वर्गमूल लें, चूंकि 16 गुणे 2 32 होता है, 16 का वर्गमूल 4 बाहर कर सकते हैं, 4 अंडर रूट 2 इकाई यही दिए हुए दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी होगी। तो ये हमारा सेकंड पार्ट का आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद हम थर्ड को देखते हैं और थर्ड पार्ट भी 2023 के 2 सेट में पूछा गया है। तो देखते हैं प्रश्न नंबर 9 का थर्ड पार्ट। देखें 9वें के थर्ड पार्ट में दो बिंदु हैं, इनके बीच की दूरी भी हमको ज्ञात करना है। तो देख रहे सबसे पहले हम दूरी का फार्मूला लिखते हैं, d बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और एक बात ध्यान देंगे, फार्मूला हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं। अभी तक आपने देखा दूसरे बिंदु से हमने पहले बिंदु को घटाकर लिखा है, अब हम पहले बिंदु से दूसरे बिंदु को भी घटाकर लिख सकते हैं। अर्थात इसी फार्मूले को इस प्रकार भी लिखा जाए तब भी उत्तर दोनों में सेम आएगा और फार्मूला भी हमारा दोनों स्थितियों में सही होगा। यानी पहले बिंदु से हम दूसरा घटाकर लिखेंगे, फार्मूले का रूप इस प्रकार से भी हो जाएगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो इस प्रकार से भी आप लिख सकते हैं। आप देख रहे हैं फार्मूले में यदि हम मान रखें, पहला बिंदु x1 y1 मानते हैं और दूसरे बिंदु को x2 y2। आप देख रहे हैं यदि मान रख दें तो d बराबर अंडर रूट x1 देख रहे हैं a के बराबर है माइनस x2, माइनस ए माइनस में रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, प्लस y1 माइनस y1 देख रहे हैं b है माइनस y2 माइनस b माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब इसको हम सरल कर लेते हैं, बराबर अंडर रूट देख रहे हैं a प्लस a 2a
और 2a का स्क्वायर करेंगे 4a² प्लस b 2b और 2b का स्क्वायर करेंगे 4b²। देख रहे हैं 4 दोनों से कॉमन मिल रहा है, तो यदि हम 4 को कॉमन कर लें तो √4 इंटू a² प्लस b²। आप देख रहे हैं यहाँ पर इस 4 का यदि स्क्वायर रूट हम बाहर निकाल लें तो जानते हैं 4 का वर्गमूल 2 होता है, तो 2 इंटू √a² प्लस b²। यही दिए हुए दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी होगी। तो ये हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं 10वें प्रश्न को। देख रहे हैं 10वें प्रश्न में दिया है बिंदुओं 0 0 और 36 15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। और देख रहे हैं क्वेश्चन एनसीईआरटी एक्सरसाइज का है जो 2025 के सीबी अर्थात 7वें सेट में पूछा गया है, जो कि अंतिम सेट था। तो उस सेट में ये आपका प्रश्न नंबर 10 आया हुआ है। तो यहाँ पर देख रहे हैं एक बिंदु मूल बिंदु है और दूसरा 36 15 है, इनके बीच की हमको दूरी ज्ञात करना है। तो देखते हैं इस प्रश्न संख्या 10 को, जिसमें एक बिंदु 0 0 है और दूसरा बिंदु 36 15 है। देख रहे प्रश्न नंबर 10 में दो बिंदु हैं, बीच की दूरी निकालना है। पहले बिंदु को मान लेते हैं x1 y1 और दूसरे को x2 y2। हमको इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना है। दूरी का फार्मूला हम जानते हैं d बराबर √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देख रहे हैं फार्मूले में मान रख देंगे √x2 देख रहे हैं 36 है माइनस x1 का मान 0, तो 36 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y2 15 माइनस y1 0, तो 15 माइनस 0 का स्क्वायर। सरल करेंगे तो देख रहे हैं √36 माइनस 0 अर्थात देख रहे हैं 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। और देख रहे हैं यदि हम 36 का स्क्वायर लिखें तो 36 का स्क्वायर मिल जाएगा। देख रहे हैं 36 का स्क्वायर यदि हम करते हैं, क्योंकि 36 आप देख रहे हैं 50 से 14 कम है और 14 का स्क्वायर हम जानते हैं 196 होता है। और चूंकि 14 कम है 25 से 14 घटाएंगे 11 मिल जाएगा। और 11 में ये चूंकि 2 ही अंक लिखने होते हैं, एक हासिल जोड़ देंगे तो 11 1 12, तो √12 96 ये हमारा 36 का वर्ग होगा प्लस 15 का स्क्वायर जानते हैं 225 होता है। अब यदि हम दोनों संख्याओं को जोड़ लें तो देख रहे हैं इनका योग मिल जाएगा √6 5 11 9 2 11 1 12 और 12 2 14 एक हासिल जोड़े 15 15 21 मिलता है। अब 15 21 का यदि हम वर्गमूल निकालें, देख रहे 15 21 का यदि हम वर्गमूल निकालें, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर में जानते हैं, क्योंकि इकाई का अंक यदि पहले जोड़े में देखें 21 है अर्थात इकाई का अंक 1 है और 1 हम जानते हैं 1 का स्क्वायर या 9 के स्क्वायर में मिलता है। तो या तो इकाई का अंक इसका 1 होगा या तो फिर 9 होगा। शेष जोड़े में देख रहे हैं 15 है, जो कि 3 का स्क्वायर 9 और 4 के स्क्वायर में ज़्यादा हो जाता है, तो दूसरा अंक 3 होगा। अब 3 में यदि 3 से बड़ी संख्या 4 से मल्टीप्लाई करें 3 चौक 12 और 12 से देख रहे हैं 15 अधिक है, इसलिए बड़ा वाला अंक लेंगे तो इसका वर्गमूल 39 होगा। तो यही बराबर 39 इकाई ये दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी हो जाएगी। तो ये हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं 11वें प्रश्न को। देखिए 11वें प्रश्न में कह रहा निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु, देख रहे 3 बिंदु दिए हैं संरेखी हैं। हमको ज्ञात करना है या कहें निर्धारित करना है कि क्या दिए हुए तीनों बिंदु संरेखी हैं। संरेखी से तात्पर्य है तीनों बिंदु एक सीधी रेखा में पड़ते हैं, इस बात की जांच करना है। तो इसको लगाने का आप तरीका समझेंगे। बिंदुओं को क्रम से A B C मान लेंगे
फिर हम ए और बी के बीच की दूरी निकालेंगे, फिर बी और सी के बीच की दूरी निकालेंगे, फिर ए और सी के बीच की दूरी निकालेंगे। अगर इन तीन दूरियों में से कोई दो दूरियों का योग तीसरी दूरी के अलग बराबर हो जाए तो फिर सिद्ध हो जाएगा कि तीनों बिंदु संरेख हैं। अगर कोई भी दो दूरियों का योग तीसरी दूरी के बराबर नहीं मिलता है तो फिर ये तीनों बिंदु संरेख नहीं होंगे। इस प्रकार से आप सिद्ध करेंगे। आशा है कि ऐसा कर लेंगे, और यदि करने में कोई समस्या आए तो उसे कमेंट्स के माध्यम से अवश्य अवगत कराएंगे, तो फिर हम इसको हल करके भी दिखाएंगे। वैसे सामान्यतः बड़ा आसान है, प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से हल हो जाएगा। पहले आप इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालेंगे, फिर इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी, फिर पहले और तीसरे के बीच की दूरी। तो देखेंगे इनमें से किन्हीं दो दूरियों का योग तीसरी दूरी के बराबर होगा, तो ऐसी स्थिति में सिद्ध हो जाएगा कि तीनों बिंदु संरेखी हैं। और यदि बराबर नहीं आता तो फिर संरेखी नहीं होंगे। इसके बाद देख रहे हैं 12वें प्रश्न में दिया है कि आप जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5-2, 6, 4 और 7-2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। समद्विबाहु में हम जानते हैं दो भुजाएं बराबर होती हैं। अब आपको इन दिए हुए तीन बिंदुओं में क्रमशः नाम दे देंगे, पहले को ए, दूसरे को बी, तीसरे को सी। इसमें भी वही सेम वर्क करना है। आप पहले दूसरे के बीच की दूरी निकालेंगे, फिर दूसरे और तीसरे के बीच की दूरी, पहले और तीसरे के बीच की दूरी। इसके बाद देखेंगे अगर कोई दो दूरियां आपस में बराबर आ जाएं तो फिर सिद्ध हो जाएगा कि दिए हुए बिंदु समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। चूंकि समद्विबाहु त्रिभुज में आप जानते हैं कोई भी दो भुजाओं की माप समान होती है। तो अगर कोई दो दूरियां बराबर मिल जाएं तो उससे सिद्ध हो जाएगा कि दिए हुए बिंदु समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। और यदि तीन बिंदुओं में से किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच की दूरियां समान नहीं आती हैं तो फिर स्पष्ट हो जाएगा कि दिए हुए तीनों बिंदु समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष नहीं है। आप देख रहे हैं 13वें प्रश्न में दिया है क्या किसी कक्षा में चार मित्र बिंदुओं ए, बी, सी और डी पर बैठे हुए हैं जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। तो आकृति आपको अगले पेज में मिलेगी। पहले प्रश्न पढ़ते हैं फिर आकृति देखते हैं। क्या चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती हैं और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है क्या तुम नहीं सोचती हो कि ABCD एक वर्ग है। चमेली इससे सहमत नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें कौन सही है। तो देख रहे हैं चूंकि चंपा ने चमेली से कहा कि वर्ग होगा, चमेली सहमत नहीं है, तो यदि आपका जांच करने पर वर्ग मिलता है तब तो चंपा की बात सही होगी, और वर्ग अगर नहीं में निकलता है तो फिर चमेली की बात सही होगी, क्योंकि चमेली चंपा के कथन से सहमत नहीं थी। अब हम देखते हैं इसका चित्र। देख रहे चित्र में बिंदु ए, बी, सी और डी ये चार बिंदु दिए हैं और इनको मिलाने से क्या वर्ग बनेगा इसकी हमको जांच करना है। तो देख रहे हैं इसके अनुसार यदि हम चित्र को बनाएं तो चित्र में ए, बी, सी और डी ये चार बिंदु दिए हैं, ए, बी, सी, डी। और देख रहे हैं यदि हम इनके निर्देशांकों को लिखें और निर्देशांकों को लिखने के पश्चात फिर देख रहे हैं वर्ग को सिद्ध करने के लिए यदि चारों भुजाएं समान हो जाएं और साथ ही विकर्ण भी आपस में बराबर हो जाएं तो सिद्ध हो जाएगा कि दिए हुए चारों बिंदु एक वर्ग के शीर्ष हैं। देख रहे हैं इस ए का निर्देशांक यदि भुज में देखें तो देख रहे हैं 3 की सीध में है तो इसका भुज 3 होगा, और कोटि देख रहे हैं 4 की सीध में है तो ए का निर्देशांक 3,4 होगा, 3,4। और बी के निर्देशांक की यदि हम बात करें तो देख रहे हैं बी का निर्देशांक चूंकि बी देख रहे हैं एक्स अक्ष में 6 की सीध में है और वाई अक्ष में 7 की सीध में है तो 6,7 ये बी का निर्देशांक होगा। और सी का निर्देशांक यदि लिखें तो देख रहे हैं सी में आप देख रहे हैं भुज इसका 9 के बराबर है और कोटि 4 के बराबर है तो 9,4 ये बिंदु सी का निर्देशांक होगा। आप देख रहे हैं यदि हम डी का निर्देशांक लिखें
तो डी में देख रहे हैं 6 की सीध में भुज है और कोटि देख रहे हैं 1 की सीध में है, 6,1 ये डी का निर्देशांक होगा। अब समझिए हमको करना क्या है। सबसे पहले हम ए और बी के बीच की दूरी निकालेंगे, फिर बी और सी के बीच की दूरी निकालेंगे, इसके बाद सी और डी के बीच की दूरी, ए और डी के बीच की दूरी। अब यदि चारों दूरियां बराबर मिल जाएं तो उसके बाद फिर हम ए और सी अर्थात विकर्ण एसी की लंबाई निकालेंगे, ए और सी दोनों के बीच की दूरी, इसके बाद बी और डी के बीच की दूरी। अब AC और BD ये दोनों दूरियां आपस में यदि बराबर आ जाएं तब तो सिद्ध हो जाएगा कि ये चारों बिंदु एक वर्ग के शीर्ष हैं। और यदि विकर्ण की लंबाई समान नहीं आती है या इन चारों भुजाओं में से कोई भी एक असमान हो जाए तो फिर वर्ग नहीं होगा। वर्ग के लिए आवश्यक है कि AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA और साथ ही विकर्ण AC बराबर विकर्ण VD। अगर ये कंडीशन फॉलो होगी तो दिए हुए चारों बिंदु एक वर्ग के शीर्ष होंगे। और यानी इनमें से कोई भी एक कंडीशन सही नहीं होती है तो फिर ये वर्ग के शीर्ष नहीं होंगे। तो आशा है कि ये प्रश्न को लगाने का तरीका आपको समझ में आ गया होगा। अब शेष प्रश्नों का हल इसके अगले पार्ट में लेकर आएंगे। और यदि किसी प्रकार की कोई समस्या है तो उसे कमेंट्स के माध्यम से अवश्य अवगत कराएंगे। और चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और मित्रों तक शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलिए। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग।